हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुलोचना और शंकर अपने बच्चों के साथ टिहरी गांव में रहते थे, जो पहाड़ी इलाके में स्थित था। सुलोचना और शंकर एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। गोलू और भारती, तुम दोनों समय से स्कूल से आकर खाना पीना खाकर पढ़ने बैठ जाना और कहीं बाहर मत जाना। हाँ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तुम दोनों ज्यादा ही खेलने में लगे रहते हो। ठीक है पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे। भारती, तुम गोलू से बड़ी हो, जब भी ये शैतानी करे तो इसे डांट कर समझाया करो। ठीक है माँ। अब दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहीं सुलोचना और शंकर भी हर रोज की तरह काम के लिए घर से निकल पड़ते हैं। टिहरी का पहाड़ी इलाका ऐसा था कि वहाँ आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता था, पहाड़ों के टुकड़ों के गिरने की वजह से। माँ ने कहा है कि घर से कहीं नहीं जाना। अब क्या हम खेल भी नहीं सकते? अभी घर चलकर खाना पीना खाकर थोड़ा आराम करेंगे, फिर हम पढ़ने बैठेंगे। तो क्या अब मैं खेलने भी नहीं जा सकता? ये तो सरासर गलत है। गोलू भारती सुबह स्कूल जाते और दोपहर में घर आ जाया करते। वहीं सुलोचना और शंकर दोनों काम पर जाया करते सुबह सुबह और देर शाम घर लौटते। क्या बात है, आज तो तुम दोनों कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हो। आपने ही तो कहा था कि हम कहीं बाहर न जाएं, इसीलिए मैं भी पढ़ने बैठ गया। चलो अच्छी बात है, देर से ही सही, लेकिन तुम दोनों समझदार तो होते जा रहे हो। सुलोचना अब सबके लिए खाना बनाती है और देर रात सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। लेकिन सुबह गांव में पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरने की वजह से कई रास्ते जाम हो चुके थे और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। अरे सुलोचना, खाना पीना बना लो, रास्ता बंद है, हमें जंगल के रास्ते से काम पर जाना होगा। हे भगवान, ये पहाड़ों का इलाका कभी भी किसी की भी जान ले सकता है। हाँ वही तो, देखो इस पहाड़ के टुकड़े के गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। वो जो चाय की टपरी लगाते थे काका, वो और उनकी पत्नी दोनों ही उस पहाड़ के टुकड़े के नीचे आ गई। ओह, बहुत बुरा हुआ ये तो। ये पहाड़ी इलाका है, तुम भी जानती हो, हर साल पहाड़ गिरने की वजह से कितने लोगों की मौत होती है। हाँ ये तो है। सुलोचना और शंकर अब कुछ देर बाद फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ता जाम होने की वजह से वो जंगल का रास्ता फैक्ट्री जाने के लिए अपनाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, एक हादसा उनका भी इंतजार कर रहा है। कल रात हुए भूस्खलन में गांव के 2 लोगों की जान जा चुकी थी, लेकिन यह हादसा शंकर और सुलोचना के साथ भी होता है। एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा पहाड़ से गिरता है और उस हादसे में सुलोचना और शंकर की जान चली जाती है। दीदी, आप क्यों रो रही हैं? और मम्मी पापा को क्या हुआ है? वो हमें छोड़कर चले गए गोलू, वो हमें छोड़कर चले गए। नहीं, माँ कहीं भी जाती है तो मुझे बताकर जाती हैं। लेकिन इस बार तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया, वो हमें छोड़कर चले गए। भारती अभी खुद 12 साल की थी और गोलू 10 साल का, और भारती अपने छोटे भाई गोलू को समझ पाने में असमर्थ थी और ना ही समझा पा रही थी। लेकिन समय बीत रहा था और अब भारती और गोलू को अपनी जिम्मेदारी संभालनी थी, जिस वजह से वो दोनों भाई बहन एक पिज्जा का ठेला लगाते हैं। पिज्जा ले लो, पिज्जा, गर्मा गर्म पिज्जा। दीदी मुझे भूख लग रही है। अभी तो ये पिज्जा खा ले, घर चलकर मैं खाना बना दूंगी। भारती और गोलू दोनों ही अपना पेट पालने के लिए पिज्जा का ठेला लगाते हैं। पहाड़ियों पर आने वाले पर्यटक भारतीय के हाथ का बना पिज्जा खाना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि सुलोचना बहुत ही अच्छा पिज्जा बनाते हैं और भारती हमेशा अपनी माँ को पिज्जा बनाते देखा करती थी। अरे भाई, आजकल ढाबा नहीं चल रहा है मेरा, और मैंने सुना है कि नुक्कड़ पर 2 बच्चे पिज्जा लगा रहे हैं और लोगों को उनका पिज्जा तो पसंद आ रहा है, लेकिन उनकी मासूमियत के कारण ज्यादा पिज्जा बिक रहा है। तू तो जानता है, बाहर से आने वाले लोग उन दोनों पर तरस खाकर पिज्जा तो खाते ही हैं और उन्हें पैसे भी दे जाते हैं, और खाने पीने की चीजें भी। अभी हमारा ढाबा चलना काम हो गया है, आज इन दोनों को अच्छा सबक सिखाते हैं। चंदन और दया एक ढाबा चलाते थे और जब से भारती का पिज्जा का ठेला लगना शुरू हुआ था, तब से उनके पास ग्राहक कम आने लगे थे। ये पिज्जा का ठेला तुम दोनों का है? हाँ अंकल, बताओ आपको कौन सा पिज्जा खाना है? हमें कोई पिज्जा नहीं खाना, लेकिन ये पिज्जा की दुकान तोड़ना जरूर है। दया, चालू हो जा। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पिज्जा के ठेले को क्यों तोड़ रहे हैं? अंकल रुक जाइए। दया और चंदन उन बच्चों की एक नहीं सुनता और उनके पिज्जा के ठेले को तोड़ देते हैं। दोनों बच्चे डरे सहमे कुछ भी नहीं कर पाते। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, हमारा घर इसी से चलता है। घर चले या तुम्हारा पेट भरे, अब तुम दोनों यहाँ नजर नहीं आने चाहिए, समझे?
भारती अब अपने भाई गोलू को लेकर वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। ठंड ज्यादा होने के कारण वो जंगल में आग जलाकर खुले में रहने को मजबूर होते हैं। दीदी, हम कितने दिनों तक यहाँ ऐसे रहेंगे? और मुझे तो भूख भी लग रही है। हम उन लोगों से काफी दूर आ चुके हैं, तो चिंता ना कर, हमारे पास जो पैसे हैं उससे हम फिर से पिज्जा का ठेला लगाएंगे। लेकिन दीदी, इस बार वो लोग फिर से हमारे ठेले को तोड़ने तो नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं, तू चिंता मत कर। गोलू और भारती कुछ दिनों बाद अपने पास रखे पैसों से पिज्जा का ठेला लगाते हैं। वेरी गुड पिज्जा, वाओ दिस स्पाइसी। हाँ, एकदम स्पाइसी है। एक बार फिर से भारती और गोलू का पिज्जा ढाबा ठीक ठाक चलने लगता है। पहाड़ों पर घूमने आने वाले पर्यटक उन बच्चों के हाथों के बने पिज्जा को खाकर उनकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ चंदन को एक बार फिर उन बच्चों के पिज्जा के ठेले के बारे में पता चलता है। दया, दया कहाँ है? जल्दी चल, उन बच्चों ने फिर से पिज्जा का ठेला लगाया है, लेकिन वो इस बार हमारे इलाके से दूर जंगल में पिज्जा का ठेला लगाकर पिज्जा बेच रहे हैं और लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। बच्चों की इतनी हिम्मत, आज फिर इन्हें मजा चखाते हैं। और हाँ, मैंने वहां लोगों की भीड़ देखी, लोग फिर से उन पर तरस खा रहे हैं। लोगों को क्या पता ये दोनों बच्चे कितने तेज हैं। आज इन दोनों को सबक मिल ही जाना चाहिए। इतना कहकर दोनों फिर से उन बच्चों के पिज्जा के ठेले के पास पहुंचते हैं और उनका ठेला तोड़ने लगते हैं। तभी वहां मौजूद पिज्जा खा रहे पर्यटक उन दोनों को रोकते हैं। ये बच्चे हमारा काम खराब कर रहे हैं। अंकल अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए अंकल, ये हमारी रोजी रोटी है। आपने उस दिन हमें हमारे इलाके से भगा दिया था, तो हमने यहाँ आकर अपना काम शुरू किया। हाँ हाँ, आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। तुम इन बच्चों का रोजी रोटी छीनोगे, इनका जितना नुकसान हुआ है उतना पैसा भरो। अरे भाई, आप लोग यहाँ के नहीं है तो क्यों बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं? पैसे देता है या नहीं? अब दया और चंदन भारती को पैसे देते हैं जो उन दोनों ने नुकसान किया था, और वहां मौजूद पर्यटक उन दोनों को पास के थाने ले जाकर पुलिस को सौंप देते हैं। बच्चों को परेशान कर रहा है, तुम दोनों को तो लंबा अंदर रखूंगा। मालिक, उन बच्चों ने मेरी रोजी रोटी छीन ली है, मैं तो बस उन्हें डरा रहा था। ठीक है, फिर डराने का अंजाम क्या होता है आज तुम दोनों की देख लेना। जब लंबे समय तक जेल की रोटी खानी पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ सर, इन लोगों ने पहले भी बच्चों का पिज्जा और ये ठेला तोड़ दिया था, और इस बार दोबारा ये उनका पिज्जा का ठेला तोड़ने आई थी, लेकिन हमने इन्हें पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ भारती और गोलू पर्यटकों की मदद से अपने काम को जारी रखते हैं और उनका पिज्जा ठेला भी काफी अच्छे से चलने लगता है। पहाड़ों पर आने जाने वाले पर्यटक भारती और गोलू के हाथ का बना पिज्जा खाकर उन दोनों बच्चों की खूब तारीफें भी करते हैं। मधु अपने पति यशदीप, 9 साल की बेटी बिट्टी, 7 साल के बेटे गोलू और 2 साल के बेटे मिंटू के साथ रहती हैं। उनका परिवार काफी खुशहाल परिवार था। यशदीप गांव की एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक से फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उसमें बाकी लोगों के साथ साथ यशदीप की भी मौत हो गई। अब यशदीप की मौत के बाद मधु पर मानो संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्यों भगवान जी, क्यों छीन लिया आपने यशदीप जी को हमसे? अब मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे? क्यों किया आपने ऐसा भगवान जी, क्यों? मधु और उसके बच्चे बहुत ज्यादा रोते रह रहे थे। उतने में वहां पर अचानक से घर मालिक की बीवी सेठानी चारुलता आती है और वो उन लोगों का सारा सामान अपने आदमियों से कहकर बाहर फेंकने लगती हैं। सेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी तूफानी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अभी तो मेरे पति की मौत हुई है। ऐसा मत कीजिए सेठानी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ। अरे चुप रहो तुम। पिछले 3 महीनों का किराया भी नहीं दिया और अब तो मैं और मेरे पति कोई जोखिम नहीं उठाने वाले। अब तुम्हारा पति जा चुका है, न जाने तुम अकेली कैसे चुका पाओगी सारा किराया। इसीलिए इससे बेहतर यही होगा कि हम तुम लोगों को निकाल कर अब यहाँ नए किराएदार रखें। नहीं सेठानी जी, इस मुश्किल घड़ी में यूं कठोर मत बनिए। मैं क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी अपने बच्चों को लेकर इतनी धुआंधार बारिश में? मेरा तो कोई अपना है भी नहीं। मामा जी हैं, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। ऐसा मत कीजिए सेठानी जी, ऐसा मत कीजिए सेठानी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन मधु के खूब रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी चारुलता उसे और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल कर ही रहती है।
उस रात तूफानी और मूसलाधार बारिश में मधु अपने तीनों बच्चों संग भीगते हुए यहाँ से वहाँ दर दर भटक रही होती हैं। फिर उन्हें कुछ दूर चलकर एक मंदिर दिखाई देता है और वो लोग उसमें जाकर रुक जाते हैं। अगले दिन जब मधु पंडित जी को सारी बात बताती है तभी अरे कोई बात नहीं मधु बिटिया, तुम एक बहुत अच्छी और नेक दिल इंसान हो। मुझे तुम्हारे यहाँ इस मंदिर में रुकने से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे रहने सहने की नहीं, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था तो कर ही सकता हूँ। मेरी घरवाली तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए खाना बनाकर जरूर लाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं सच में आपको बता नहीं सकती कि आप मेरी कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये जिंदगी बहुत अजीब है। नहीं पता था कि बस ये सब कुछ हमें झेलना होगा। कब क्या हो जाए ये कोई बता नहीं सकता है। कल तक मेरे पति मेरे साथ थे, लेकिन आज वो हमसे दूर चले गए हैं। हिम्मत रखो बिटिया, अगर तुम ही हिम्मत हार गई तो हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा। जी पंडित जी। पंडित जी मधु के और उसके बच्चों के खाने की व्यवस्था करते हैं। मधु अब गांव में काम ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। तब उसके दिमाग में ख्याल आता है, बिट्टी, गोलू, क्यों ना मैं एक छोटा सा ठेला लगाऊं और उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर बेचूं। आजकल गांव में बहुत बहुत ज़्यादा मांग है। खाद्य पदार्थ के ठेले वाले भी बहुत मशहूर हैं और वो बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं। हाँ माँ, ये सुझाव बहुत अच्छा है। हम भी आपकी मदद करेंगे, क्यों गोलू? हाँ माँ, हम आपकी मदद भी करेंगे और मिंटू को भी संभालेंगे। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन बच्चों, उसके लिए हमें ढेर सारे पैसे चाहिए, क्योंकि ठेला भी खरीदना होगा और तो और खाना बनाने के लिए सामग्री भी तो खरीदनी होगी। हाँ माँ, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अब हम पैसों का बंदोबस्त कैसे करेंगे? मधु अब और ज्यादा चिंतित हो जाती है। उतने में वहां पर उन लोगों को एक औरत भागती हुई दिखाई देती है, जो चिल्लाए जा रही है, बचाओ बचाओ, वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे कोई बचाओ। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो सेठानी जी हैं, हमारे घर मालिक की बीवी। माँ, वो देखो, उनके पीछे वो 2 गुंडे पड़े हैं। हमें उन्हें बचाना होगा माँ। हाँ बिट्टी, तुम सही कह रही हो। बिट्टी, गोलू और मधु वहां पर पड़ी लकड़ियां उठाकर उनके पीछे भागते हैं और वो उन्हें पकड़कर खूब मारते हैं और उन्हें रस्सी से पेड़ के इर्द गिर्द बांध देते हैं। और फिर पुलिस को बुलाकर उन गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। चारुलता सब कुछ घर मालिक को बताती है, जिसके बाद वो बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। देखा चारुलता, मैंने कहा था ना, इन्हें मत निकालो घर के बाहर। यशदीप की अभी अभी मौत हुई है, ऐसे में मधु बेचारी कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेकर। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और इस बेचारी को घर से निकाल दिया। और आज इसने और इसके बच्चों ने ही तुम्हें उन दुष्ट गुंडों से बचाया है। मुझे माफ कर दो मधु, मुझे माफ कर दो गोलू और बिट्टी। मैं तुम लोगों के साथ बहुत गलत कर रही थी। तुम लोग चाहते तो मुझे नहीं बचाते, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे बचाया और आज मैं तुम लोगों के कारण ही सही सलामत हूँ। इसीलिए भेंट स्वरूप मैं तुम्हें ये पैसे देना चाहती हूँ मधु, ये लो। और हाँ, तुम इस घर में फिर से रहने चली जाओ मधु। किराया तब देना जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं। अब मना मत करना, मुझे माफ करके इन पैसों को स्वीकारो। धन्यवाद सेठानी जी, धन्यवाद सेठ जी। इस तरह मधु अब वापस उस घर में रहने लगती है और साथ ही चारुलता के दिए गए पैसों से वो अब अपना ढाबा भी खोलती है और उस ढाबे में वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर बेचने लगती है और खूब पैसे कमाने लगती है। ग्राहक उंगली चाट चाट कर उसके खाने का मजा उठाते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये प्याज पकौड़ी की सब्जी और ये मैदे की रोटियां, हा। मजे आ गई जिंदगी के भाई साहब, हा। अरे सच में मधु बहन, तुम्हारे ढाबे की तो बात ही निराली है। अब तो हम अक्सर यहाँ खाना खाने आया करेंगे। जी भाई साहब, जरूर आइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिट्टी और गोलू भी अपनी माँ के ढाबे को कामों में मदद करते हैं और अपने छोटे भाई मिंटू का भी ध्यान रखते हैं। मधु की बढ़ती तरक्की पास की ढाबे वाली विशाखा से देखी नहीं जाती।
यहाँ मैं पिछले 2 सालों से ढाबा खोल कर बैठी हूँ। आज तक मेरे ढाबे पर इतने ग्राहक खाना खाने आए नहीं जितने कि इस नालायक मधु के पास आते हैं। इसने तो 2 हफ्तों में ही पूरे गांव को अपने ढाबे का दीवाना बना दिया है। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे ही मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मैं इस मधु को और उसके ढाबे को बर्बाद करके ही रहूंगी। इसे मैं अपने रास्ते का रोड़ा बनने ही नहीं दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्रूर विशाखा अब एक रात गुस्से में मधु के ढाबे को तोड़ने जाती है, लेकिन तभी अचानक से तेज भयंकर बारिश आती है और बिजली सीधे विशाखा के ढाबे पर ही गिर पड़ती है और विशाखा का ढाबा पूरी तरह जलने लगता है। ये देख विशाखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरा ढाबा, अब मैं क्या करूंगी? मेरा ढाबा। क्यों? क्या हुआ विशाखा? हाँ, अरे दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करोगी तो भगवान तुम्हें बख्श देगा। ये कलयुग है विशाखा, और यहाँ पर पाप झेल नहीं पड़ते हैं। तुमने मेरे ढाबे को बर्बाद करना चाहा और देखो तुम्हारा ढाबा ही बर्बाद हो गया। इसीलिए तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए थी। मेरी तरक्की देखकर जलने की बजाय तुम अपने ढाबे को फिर से ठीक करने की या अपनी तरक्की कैसे हो इस पर काम करने के बारे में सोचती, लेकिन नहीं, तुमने वो नहीं किया और गलत राह पर चलना ही चाहा। विशाखा सर पकड़कर रोती रह जाती है और वो गांव छोड़कर चली जाती है। वहीं मधु का ढाबा पूरे गांव ही क्या बल्कि आसपास के कई सारे गांव में भी प्रसिद्ध हो जाता है और दूर दूर से लोग उसके ढाबे का बेहतरीन खाना खाने के लिए आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।